हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग कांगड़ा की ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है इसमें बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में ज्योग्राफी, इकोनॉमी को स्पेशली कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे आने वाले लेक्चर्स रहेंगे, यानी कि जैसे जब हमारी हिस्ट्री खत्म होगी उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। लेकिन फिर भी उन चीजों को समझने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स का नॉलेज होना पहले बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि आपको बाद में बड़ी ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यही कारण है कि कुछ हम लोग टच करेंगे, या हर डिस्ट्रिक्ट में करा करेंगे कि वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी सी ज्योग्राफी, थोड़ी इकोनॉमिक फैक्ट, थोड़े से पॉलिटिकल फैक्ट्स पिक करेंगे, ताकि एंड में हमारे लिए हमारी जर्नी जो है वो काफी आसान हो जाए। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में जब हम लोग रीड करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट्स ये होते हैं जो जब हम हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी या हिमाचल की ओवरऑल ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहां पे वो मिसिंग रहते हैं। और वैसे भी अगर आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ धारों का पता है, यानी कि कुछ हिल्स का पता है, तो जब आप ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को पढ़ोगे, जिसमें लेक्स के बारे में पढ़ा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के बारे में हम लोग देखेंगे, ग्लेशियर्स के बारे में देखेंगे, पासेस के बारे में देखेंगे, तो वहां पे हमारी जर्नी जो है वो थोड़ी सी आसान रह जाती है। तो यही कारण है हम लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, अगेन थोड़ा थोड़ा सा जो है कुछ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट से पिक करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग जो कांगड़ा के ऊपर 2010 से 2020 में पूछे हुए सवाल हैं, वैसे तो टोटल 55-56 के आसपास क्वेश्चंस हैं, उनमें से 15-20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चंस पिछले 10 सालों के 55 के आसपास क्वेश्चन है, वो आज के लेक्चर के हैंडआउट के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज का लेक्चर अगेन, आप नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका मंडे का आएगा, मंडे को आएगा। तो आपके पास काफी समय है, काफी टाइम है, आप लोग रिवाइज कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या संडे को जो कांगड़ा से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हमारे द्वारा आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, आप उनको भी सॉल्व करोगे। आपकी जो रिवीजन है वो और होती जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में कह रहा हूं, हिमाचल जीके में आपका एक ही फोकस रहना चाहिए, रिवीजन 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 रिवीजन, दैट्स इट। क्लियर? जितनी बार रिवाइज कर सको उतना ही कम है, और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो रही है। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था, या दूसरे लेक्चर में कहा था, कि बच्चों के ऑन एन एवरेज 25 अगर सवाल आ रहे हैं तो 18 सवाल जो है वो सही होते हैं। क्लियर? ये मैं एवरेज बता रहा हूं आपको। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 22-23 भी क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन उनको तो फिर मैं ब्रिलियंट ही बोलूंगा। क्लियर? क्योंकि हिमाचल में 4-5 सवाल हमेशा ऐसे रहते हैं जो डुएबल होते ही नहीं है, उनको कोई भी नहीं कर सकता, चाहे जिस मर्जी को आप लेके आओ, जितना मर्जी धुरंधर हो। तो आप लोगों का जो टारगेट है वो 18 होना चाहिए, और 18 क्वेश्चन करने के लिए मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो घबराना नहीं है। एक एक चीज पे मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो कुछ टाइम के बाद जो है वो हिमाचल का जो डर आपके मन में है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आप में से कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं, पर देखिए प्रीलिम्स की हर्डल को पार करने के लिए हमारा हिमाचल जीके के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ताकि श्योरिटी, यानी कि चांसेस जो प्रीलिम्स क्लियर करने के हैं वो ज्यादा हो जाए। तो हम सारी चीजें जो है वो इंक्रीज करने के लिए ही बढ़ते हैं। तो बेसिक्स हमारे स्ट्रांग हो तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आज सबसे पहले हम लोग कांगड़ा की पॉलिटी, तो मैं पूरा खोलूंगा नहीं लेक्चर को, क्योंकि अगर मैं कांगड़ा की पॉलिटी आपको बता रहा हूं तो मेरे को पूरे हिमाचल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आपको बताना पड़ेगा, हिमाचल की फॉर्मेशन भी बतानी पड़ेगी। तो उसको हम छोड़ देते हैं तब के लिए, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की स्पेसिफिक पॉलिटी के ऊपर 2 लेक्चर्स हमारे डिजाइन किए गए हैं। उन 2 लेक्चर्स में हिमाचल की पॉलिटी को जब कवर करेंगे, आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जब रिवाइज करते हुए फिर से कांगड़ा की पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को पढ़ोगे तो और बेटर और अच्छे तरीके से जो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटा सा लेक्चर रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। अब देखिए यार, कांगड़ा की अगर वैसे हम लोग बात करेंगे तो जब हम लोगों ने कांगड़ा के इतिहास को डिस्कस किया था तो हम लोगों को एक चीज क्लियर हो गई थी कि जो कांगड़ा है वो किसके कंट्रोल में आ गया था, एंड में वो सिखों के कंट्रोल में आ गया था। महाराजा रणजीत सिंह जब रूल कर रहे थे सिख एम्पायर के ऊपर, तो जो आपका कांगड़ा है वो सिखों के अधीन आ गया था। कांगड़ा, जब मैं अभी स्पेसिफिकली शब्द को यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है जो आपका नगरकोट का किला है उसके आसपास वाले क्षेत्र है, इसके आसपास वाले एरियाज हैं। और जो जो एरियाज सिखों के कंट्रोल में हुआ करते थे, जो जो एरिया सिखों के कंट्रोल में हुआ करते थे, जब एंग्लो सिख वॉर्स हुए तो वो सारे के सारे एरियाज जो हैं वो किसके पास चले गए? वो अंग्रेजों के पास चले गए, वो ब्रिटिश के पास चले गए। तो आसान भाषा में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ साथ कुल्लू जो है वो भी सिखों के पास हुआ करता था, वो भी ब्रिटिश को चला गया। लाहौल एंड स्पीति जो है वो भी सिखों के पास होता था, वो भी ब्रिटिश के पास चला गया। और शिमला तो वैसे ही ब्रिटिश के पास होता था। तो यही कारण है कि जो ये सारे जगहें जहां पे अंग्रेज डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो तो अलग चीज है, जो डायरेक्टली जहां जो सिखों के एरियाज के पास आया करता था वो सीधा जो है वो किसके पास चला गया? आपका वो चला गया ब्रिटिश के पास। और ये एरियाज जो कांगड़ा है, कुल्लू है, लाहौल एंड स्पीति है, या शिमला में बात कर रहा हूं, सिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि शिमला के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी वो अलग थी। क्लियर? तो ये सारे के सारे एरियाज जो है वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बने।
ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बने और जो ब्रिटिश पंजाब था इन सारे एरियाज को उसके अंदर इंटीग्रेट किया गया। तो जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था आजादी से पहले। एक वो वाले एरियाज जहां पे राजे रूल कर रहे थे, यानी कि जहां पे प्रिंस रूल करते थे, जहां पे किंग रूल करते थे, और दूसरा वो वाला एरिया जो डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आया करता था। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में से एक थी जो डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी। यही कारण है, आप लोग ना थोड़ा सा कंपेयर भी करोगे आज के, जब आप हिमाचल को देखोगे ना तो आज का हिमाचल में लोअर और अपर में बहुत डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है, स्पेशली कल्चर वाइज। क्योंकि जो अपर हिमाचल है वो मेनली प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा जो है वो रूल किया गया। क्लियर। और जब अगर मैं लाहौल स्पीति वगैरह की बात करूँ, नो डाउट वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो इतना ज्यादा जोग्राफिकली कॉन्स्ट्रेन, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया था कि वहां पे हर कोई नहीं पहुंच पाता था, तो कल्चरल इन्वेजन होना मुश्किल था। लेकिन ये जो हमीरपुर है, अपना कांगड़ा है, ऊना है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इनका कल्चर जो वो थोड़ा सा डिफरेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश एजुकेशन है, जैसे जितने भी, जैसे मैं मेहरचंद महाजन की बात करूंगा, ये भी कांगड़ा को बिलोंग करते थे, विपिन चंद्रा, यानी कि बड़े बड़े जो राइटर्स हुए वो आप लोगों को इसी स्पेसिफिक एरिया से, यानी कि जो ब्रिटिश वाला हिमाचल है, जो ब्रिटिश के अंदर अधीन हुआ करता था, वहां से देखने को मिलते हैं। नो डाउट वाईएस परमार भी हैं जो बहुत बड़ी हस्ती हैं अगर मैं हिमाचल प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करूंगा, लेकिन इन जनरल में कंपैरिजन अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो हम लोगों को कल्चर वाइज, क्लियर, एजुकेशन सिस्टम वाइज जो है वो लोअर और अपर हिमाचल में देखने को मिलता है। बाकी जो कंपैरेटिव व्यू है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब आप लोगों का मेंस का हिमाचल प्रदेश जो है वो शुरू होगा। तो वापस आइए, तो मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहा था, मैं यही डिस्कस कर रहा था कि जो कांगड़ा वाला एरिया है ये मैक्सिमम ये अलग रहा, ये जो है वो आपका किसके अधीन रहा, ये पहले सिखों के पास गया, फिर सिखों से जो है वो किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। तो यही कारण है जो हमारा कांगड़ा वाला एरिया है ना, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट लड़ी जा रही थी। फ्रीडम का मतलब है क्योंकि अंग्रेज रूल कर रहे थे, हम कह रहे थे इनसे आजादी दिलवाओ, इनको बाहर भगाओ। और जो हमारे प्रिंस वाले एरियाज थे, यहाँ पे हम लोगों को प्रजामंडल मूवमेंट देखने को मिलती है। प्रजामंडल मूवमेंट का मतलब क्या था कि यहाँ पे हम लोग राजा, क्योंकि राजा तो हमारे ही हैं, अब इनको थोड़ी ना बोलेंगे कि भागो यहाँ से, हमारे देश को छोड़ के जाओ। इनको तो हम कहेंगे कि यार हमें डेमोक्रेटिक राइट्स दे दो, क्योंकि राजा जो थे वो अपने मन से अपना साम्राज्य जो चलाया करते थे, लोगों के पास किसी तरह के अधिकार नहीं थे। तो यही कारण है हिमाचल के अंदर ही जब हम आजादी की मूवमेंट्स की बात करते हैं तो प्रिंसली स्टेट्स में प्रजामंडल्स थे, तो प्रजामंडल मूवमेंट प्रिंसली स्टेट्स में चली हुई थी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। और जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जो ब्रिटिश हिमाचल था, जो एरियाज हिमाचल के जो डायरेक्टली ब्रिटेन के अंदर अधीन हुआ करते थे, वहां पे आजादी की मूवमेंट चली हुई थी। तो यही कारण है कि जब फ्रीडम फाइटर्स का हम लोग स्पेसिफिकली नाम देते हैं तो आप लोगों को लोअर हिमाचल के बाबा घनश्याम, ये लोअर हिमाचल के जो लोग हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है हर ऊपर वालों ने फाइट लड़ी प्रजामंडल के अंदर, नीचे वालों ने फाइट लड़ी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो हमारे हिमाचल के लिए दोनों ही क्षेत्र के लोगों का जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन है। और आज भी आप लोग पॉलिटिकली देखते हो, अब तो चलो काफी खत्म हो गया, लेकिन आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले बहुत होता था अपर वर्सेस लोअर, है ना। पॉलिटिकली भी कैप पॉलिटिक्स बड़ी चला करती थी, हरे रंग की कैप किसने डाली तो वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किसी ने मैरून डाली तो वो लोअर एरियाज वालों को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की चीजें पहले चला करती थी। आई डोंट नो, अभी तो मतलब मेरे को लगता है नहीं है, क्लियर, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रीजनलिज्म है ये ज्यादा हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए के देश के लिए ही सही नहीं है। प्रदेश तो फिर भी बाद में है, सबसे पहले तो देश है। तो वापिस आइए, तो यहाँ पे जो कांगड़ा के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था, कुछ नहीं यार, भूमिका बांध रहा था और कुछ नहीं, ताकि आप लोग और ज्यादा इस चीज को महसूस कर सको, आप इस चीज को फील कर सको, रेदर देन जस्ट रिमेम्बरिंग ऑल द फैक्ट्स। आप लोग इसको सच में मानो कि हाँ यार ये चीज घटित हो रही थी, ये चीज जो है वो हो रही। तो यही रीजन है कि आप लोगों को यहाँ वहां की कहानियां जो है वो मैं बीच बीच में सुनाता रहता हूँ। वैसे पेपर में कभी कभी ऐसा रहता है, नॉर्मली मैं कहानियां इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको फैक्ट्स याद रह सके, लेकिन बच्चों को कहानियां याद रहती है, वो फैक्ट्स भूल जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपका जो अगेन मोटिव, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखिए यार जैसा देश वैसा भेष, क्लियर। तो जिस तरह का पेपर है हमें उसी की तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी अनसर्टेनिटीज को टैकल करना पड़ेगा, यही स्ट्रैटेजीज होती है। क्लियर, कभी स्ट्रैटेजी चल जाती है, कभी नहीं चलती है, लेकिन ये जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं रोबस्ट स्ट्रैटेजी है, मतलब इसको फॉलो करना मुश्किल होता है, ये चलेगी जरूर, ये कभी नहीं होगा कि सक्सेसफुल होगी। क्लियर। तो वापस आइए, तो जैसा कि मैं कांगड़ा के बारे में आपको बता रहा था कि कांगड़ा जो है वो ब्रिटिश पंजाब का हिस्सा था। तो जब हम लोग आजाद भी हो गए तो कांगड़ा वाले जो एरियाज थे ये पंजाब के अंदर ही रहे। अब 1966 में, क्योंकि पंजाब में भी एक पंजाब सूबे की मूवमेंट चली थी जहां पे कहते थे कि पंजाबी बोलने वाले लोगों को जो है वो अलग किया जाए हिंदी भाषियों से, तो वहां पे जो कांगड़ा वाले एरियाज थे वहां पे हिंदी भाषा बोली जाती थी, जो हरियाणा वाले एरियाज थे वहां पे हिंदी भाषा बोली जाती थी, वो भी पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे।
तो 1966 में जो है वो पंजाब को हिंदी भाषी और पंजाबी बोलने वाले लोगों में ब्रेक कर दिया गया, और वहां पे जो है वो जो पहाड़ी, एक बन गया हरियाणा, एक बन गया पंजाब बोलने वालों का पंजाबी, और तीसरा जो पहाड़ी एरियाज थे, जो हिली एरियाज थे, उनको जो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश बना हुआ था उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया। तो जब पहाड़ी क्षेत्रों को 1966 में इंटीग्रेट किया गया तो उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट थी वो भी एक डिस्ट्रिक्ट में से थी। जैसे 1966 में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेट हुई? कांगड़ा वाली आई, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को इंटीग्रेट किया गया, लाहौल एंड स्पीति को इंटीग्रेट किया गया, और शिमला को इंटीग्रेट किया गया। अब ध्यान रखना, शिमला जो शिमला है, मतलब जो शिमला सिटी है, क्योंकि शिमला के आसपास हम लोग बहुत ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स देखते हैं, तो जो शिमला हिल स्टेट्स थी, मतलब जो जहां पे राजे रूल करते थे, वो 1948 में ही हिमाचल बना चुकी थी, लेकिन जो शिमला वाला एरिया था वो पंजाब के अधीन हुआ करता था, वो पंजाब के पास था, वो हिमाचल के पास नहीं था। तो 1966 में ये सारे के सारे एरियाज जो हैं, ये सारी के सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल के अंदर इंटीग्रेट हुई। क्लियर? तो यहां तक कहानी सबको समझ आ रहा है। अब बात यहां पे एक और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कुल्लू और लाहौल एंड स्पीति है ना, ये पहले 1966 से पहले, जैसे लाहौल एंड स्पीति 1960 में और कुल्लू जो है वो 1962 में डिस्ट्रिक्ट बनी, तो उससे पहले ये कांगड़ा की ही तहसील हुआ करती थी, ये कांगड़ा के ही अधीन हुआ करती थी। क्लियर? और इसके साथ एक और मैं बात बता देता हूं कि एक तहसील, दैट इज योर ऊना तहसील, जिसको 1966 में कांगड़ा के अंदर ऐड किया गया, वो ओरिजिनली, यानी कि जब कांगड़ा पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी तो ऊना जो है वो कांगड़ा का हिस्सा नहीं हुआ करता था। 1966 में ऊना को अलग किया गया, फिर वहां के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया और कांगड़ा के अंदर डाला गया, लेकिन पहले हमें ऊना कांगड़ा के अंदर नहीं देखने को मिलता था। कुल्लू और लाहौल स्पीति थी, लेकिन लाहौल स्पीति को 1960 में डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था और कुल्लू को 1962 में अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। जब 1966 में इंटीग्रेशन हुई तो ये कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल के अंदर इंटीग्रेट हुई, और ऊना जो तहसील थी उसको अलग करके जो है, और कुछ और छोटे मोटे एरियाज थे उनको अलग करके जो है वो कांगड़ा के अंदर डाल दिया। क्लियर? तो छोटी छोटी कहानी समझ आ रही है। और उसके बाद आप सब लोगों को पता ही है कि जब हिमाचल प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, यानी कि स्टेट हम लोग बन गए, उसके बाद 1972 में हमीरपुर और ऊना नामक डिस्ट्रिक्ट्स जो कांगड़ा का हिस्सा हुआ करते थे उनको वहां से निकाला गया और दो नई डिस्ट्रिक्ट्स की फॉर्मेशन हुई। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हुई और आज तक भी हम लोगों को 12 डिस्ट्रिक्ट्स ही देखने को मिलती है। तो आसान है, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना इसमें। तो चलो थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, थोड़े से कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए 1 नवंबर 1966 ये वो डेट और ये वो ईयर है जब कांगड़ा को हिमाचल के अंदर डाला गया। तो उस टाइम कांगड़ा की 6 तहसीलों को डाला गया। तो पहले 5 तहसील देखो, पहली है नूरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, देहरा, हमीरपुर, और जो छठी तहसील ऐड हुई वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब की थी उसमें से तोड़ के कांगड़ा में डाला गया। तो कांगड़ा एज ए डिस्ट्रिक्ट टोटल 6 तहसीलों के साथ 1966 में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो इंटीग्रेट हुई। और इसके साथ कुल्लू भी ऐड हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि कुल्लू जो पहले कांगड़ा की तहसील होती थी 1962 में उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। लाहौल एंड स्पीति जो कांगड़ा की तहसील थी 1960 में लाहौल एंड स्पीति को जो है वो अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। यही कारण था 4 नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर जब पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई 1966 में ऐड होती हुई देखने को मिलती है। तो बेसिक छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। डन। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए जो ये ऊना नालागढ़ वगैरह एरिया था ये सारा जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के अंदर आया करता था, जिसको नालागढ़ वाले एरिया को जो है वो आपका शिमला के अंदर, बाद में जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाला गया, और जो गुरदासपुर वाला एरिया जो है इसको, या जो ऊना वाला एरिया है इसको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया गया था। अब 1972 को जब हिमाचल प्रदेश बन चुका था, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट बन चुकी थी, तब फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुई और कांगड़ा को जो देखिए कौन कौन सी 1972 में 1972 तक आते आते कांगड़ा में जो नंबर ऑफ तहसील्स थी वो इंक्रीज हो गई थी। तो अब मैं 1972 यानी कि कांगड़ा का वो दिन जिसके बाद कांगड़ा स्प्लिट हो रहा है। तो कांगड़ा के अंदर देखिए कौन आ रहा है तब, पहला नूरपुर, दूसरा कांगड़ा, तीसरा पालमपुर, चौथा देहरा, पांचवा हमीरपुर, छठा ऊना, सातवां अंब और 8वां जो है वो बड़सर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ऊना और अंब वाला एरिया है इसको अलग कर दिया गया, ऊना बना दिया गया, हमीरपुर और बड़सर जो है इसको अलग करके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप लोगों को फॉर्म होती हुई देखने को मिली। तो इस तरीके से कांगड़ा से तहसीलों को अलग किया गया और नई डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ, या नई 2 डिस्ट्रिक्ट्स की फॉर्मेशन हुई। तो आज जब हम लोग कांगड़ा को देखते हैं, देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ तहसील्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं इवन की, उनको इंक्रीज किया जाता है। तो आज की अगर मैं बात करूंगा तो आज देखिए कांगड़ा में आपको 14 तहसील्स देखने को मिलती हैं, 14 तहसील हैं। कौन कौन सी?
कांगड़ा, भड़ो, इनमें से काफी चीजें आपको पता होंगी। क्लियर, हट जाता हूं मैं यहां से। पालमपुर, धर्मशाला, शाहपुर, नूरपुर, इंदौरा, देहरा, कुंडिया, जसवान, बैजनाथ, ज्वाड़ी, फतेहपुर, जयसिंहपुर। तो ये 14 तहसील जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे आप लोगों को कांगड़ा के अंदर देखने को मिलती है। तो इनको आप लोग जो है वो याद कर लीजिए, ठीक है, याद तो मत करो, नजर मार लो, बस पता होना चाहिए। 2-3 बार स्कैन करोगे तो अपने आप ही इन चीजों को महसूस करना शुरू कर दोगे। ये तहसीलें आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को इसी तहसील में कहीं काम कर रहे होंगे आप लोग। क्लियर, तो अगेन यही जो चीजें हैं, इसलिए मैं पॉलिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करवा रहा हूँ। वैसे लॉजिक नहीं बनता करवाने का क्योंकि वहां पे बड़ी कहानी में इनको सीमित करना आसान रहता है, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट का जितना ज्यादा नॉलेज हो उतना ही बेटर है, और बाद में जब पॉलिटी पढ़ोगे तो इंटरलिंकेज करना आसान रहता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी होती है। तो पहला हिस्सा समझ आ गया कि कांगड़ा की फॉर्मेशन, कांगड़ा से रिलेटेड जो फैक्ट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है। अब चलिए कांगड़ा के दूसरे हिस्से पे चलते हैं, कांगड़ा की इकोनॉमी को पढ़ते हैं। जब भी हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में अलग अलग एरियाज को कवर किया जाता है। इनमें क्या है, एग्रीकल्चर, इनमें क्या है, इंडस्ट्रीज, इनमें क्या है, रिसोर्सेज। कहानी समझ आ रहा, क्लियर, डन। तो इन 3 एरियाज को, इन 3 डायमेंशंस को हम लोग इकोनॉमी के अंदर जो वो कवर करते हैं। इसके अलावा नो डाउट जो इकोनॉमिक इंडिकेटर आ जाते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, वो भी हमारा कांगड़ा की इकोनॉमी का ही एक हिस्सा कंसीडर किए जाते हैं, कांगड़ा की इकोनॉमी का ही एक हिस्सा माने जाते हैं। क्लियर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, बेटर है कि हम वहीं से ही पढ़े, नहीं तो हमें कभी भी आइडिया नहीं लगेगा कि किसको कितना डीप में करना है, तो चीजें बहुत जो है वो यहाँ वहां घूम जाएंगी। तो बेटर है कि ये इंडिकेटर्स या ये वाला जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इसको हम लोग जो लेटेस्ट हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स रहते हैं ये काफी डायनेमिक होते हैं और करंट ओरिएंटेड होते हैं, तो बेटर है इनको हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर ही कवर करें। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज की। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश को डिवाइड करूंगा तो हिमाचल अब फिर लोअर और अपर में डिवाइड करेंगे, ये ज्योग्राफिकली कर रहा हूं मैं, क्लियर, मतलब वैसे नहीं कर रहा हूं। तो लोअर और अपर हिमाचल को अगर डिवाइड किया जाए तो जो लोअर हिमाचल है वहां पे एग्रीकल्चरल जो बेसिक क्रॉप्स हैं, क्लियर, जो आपके सीरियल्स हैं, उनकी ज्यादा डोमिनेशन है। और जो अपर हिमाचल की मैं बात करूंगा तो वहां पे जो हमारी हॉर्टिकल्चर है उसकी ज्यादा डोमिनेशन है। ये तो पता ही आप सब लोगों को, बेसिक से इंफॉर्मेशन है। तो जब डिवीजन आता है ना, जब बोलते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक डिवीजन क्या है, तो इकोनॉमिक डिवीजन में भी हम लोगों ने इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है। लोअर हिमाचल की अगर मैं बात करूंगा, प्लेन एरियाज की अगर मैं बात करूंगा, तो इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो आप देखो ये ऊना वाली सारी बेल्ट है, ये सोलन वाली जो प्लेन वाली बेल्ट है, कांगड़ा की जो प्लेन बेल्ट है, यहाँ सारी सारी जगहों पे आपको इंडस्ट्रियल एरियाज जो है, इंडस्ट्रियल हब्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको शिमला के ऊपर एरिया ना, अपर एरियाज में, किन्नौर के अपर एरियाज में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इंडस्ट्री के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ चीजें अनुकूल होनी चाहिए, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट सूदिंग होना चाहिए, क्लियर, लोग बहुत होने चाहिए, जो पावर है वो कॉन्टिन्यूसली पहुंचनी चाहिए, रॉ मटेरियल इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। यही कारण है प्लेन एरियाज में हम लोगों को ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है रेदर देन जो हमारे अपर एरियाज है। क्लियर, डन। तो हर चीज ज्योग्राफी के साथ संबंधित है। तो बहुत वापस आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें बेसिक बेसिक सा पता होना चाहिए। हाँ, कांगड़ा के बारे में एक स्पेशल चीज है, आप सब लोगों को पता ही है, वो क्या है, कांगड़ा की चाय। और यार कांगड़ा की चाय की एक खासियत है, वैसे चलो ये अलग बात है कि कांगड़ा टी जो है वो उतनी फेमस नहीं हो पाई जितनी केरला की होगी या दार्जिलिंग की होगी, लेकिन कांगड़ा की जो टी थी, जब उसको उगाया गया और लंदन में लेके गया, क्योंकि हम लोग तो चाय पीते नहीं थे ना, हमारे यहाँ तो कल्चर ही नहीं था चाय का, ये तो अंग्रेजों का कल्चर था चाय का। ये तो हम लोगों ने चाय की धज्जियां उड़ाई कि चाय में चीनी डाल दी, चाय में दूध भी मिक्स कर दिया, सब कुछ डालना शुरू कर दिया। तो चाय वैसे ही पी जाती है जैसे ग्रीन टी पीते हो आप लोग, क्लियर। लेकिन मैं देखता हूँ हिमाचल में ग्रीन टी के अंदर भी 2 चम्मच चीनी डाल के जो है लोग पी रहे होते हैं। तो अगेन वो हमने उसको इंडियनाइज्ड कर दिया। अब चाय हमारा एक बड़ा इंटीग्रेटेड हिस्सा बन चुका है जिंदगी का, कि अच्छा 4 बजे चाय पीनी है, 2 बजे ना सुबह उठते चाय पीनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाय बहुत हेल्दी तो नहीं होती है, पर चलो दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन, वो आपकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। चीज़ें बहुत ऐसी जो हेल्दी नहीं है लेकिन हम उनको कंज्यूम करते हैं। तो हाँ, मैं आपको जो बता रहा था कांगड़ा टी के बारे में बता रहा था, जो कांगड़ा की आई थिंक सबसे खासियत है, बाकी चीजें तो चलो छोटी मोटी हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो कांगड़ा टी जब उगाई गई, अब कांगड़ा का क्लाइमेट बिल्कुल परफेक्ट क्लाइमेट है, क्योंकि जो चाय होती है ना उसको बरसात चाहिए होती है। चाय की खासियत क्या है, पानी बहुत चाहिए, बट पानी उसकी जड़ों में नहीं रुकना चाहिए। मतलब
जैसे चावल है, चावल को भी पानी चाहिए, है ना, आई होप आपको पता होगा, राइस को भी पानी चाहिए। तो राइस की फील्ड हम देखते हैं बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, और उसकी जड़ों में पानी रुका होता है, तभी जो है वो चावल लगता है। लेकिन जो टी है उसको उतना ही पानी चाहिए जितना चावल को चाहिए होता है, लेकिन उसकी जड़ों में पानी ना रुके। तो जड़ों में नहीं पानी रुकेगा तो इसका मतलब है कि आप कभी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर चाय नहीं उगा सकते हो, उसके लिए आपको इस तरह का सरफेस चाहिए, यानी कि जहां पे बरसात तो हो लेकिन जड़ों में पानी ना रुके और पानी नीचे निकल जाए। तो जो पूरा आपका पालमपुर वैली है ना, ये पालमपुर वाला एरिया जो है परफेक्ट है बना हुआ है, बारिश अच्छी होती है, क्लाइमेट बिल्कुल अनुकूल है, ना बहुत ज्यादा ठंडा है कि बर्फी पड़ी जा रही है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म है, और बरसात अनुकूल हो रही है, परफेक्ट। तो कांगड़ा टी या टी के लिए परफेक्ट था बना हुआ आपका, जो बिल्कुल परफेक्ट क्लाइमेट था। और मैं जैसे आपको बता भी रहा था कि अंग्रेज जो बड़े शौकीन लोग होते हैं, मतलब किसी भी चीज को वो ऐसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई तुमने कुछ दे दिया, वो क्वालिटी के बहुत पक्के रहते हैं, क्लियर अमेरिकन की तरह नहीं है कि चीज देखने में अच्छी है और खा ली और फिर बाद में जैसी मर्जी है। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश का टेस्ट बहुत इवॉल्व्ड टेस्ट है, इवन यूरोपियन टेस्ट बहुत इवॉल्व है, जितनी पुरानी सोसाइटी है वो उतना ही ज्यादा इवॉल्व है। हिंदुस्तानियों का भी टेस्ट बहुत इवॉल्व है हमसे पहले वालों। तो सबसे बड़ी बात यहां पे बता रहा था कि जब चाय यहां उगाई गई और लंदन लेके गए, तो लंदन में इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट अगेन वही प्रॉब्लम कि जोग्राफिकल टेरेन कॉन्स्टेंट्स, और उसके साथ साथ यानी कि थोड़ा सामान पहुंचाना थोड़ा मुश्किल था, पोर्ट एरिया नजदीक नहीं था। दार्जिलिंग और केरला की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे तो पोर्ट एरियाज बहुत नजदीक थे कि उठाया, माल डाला और भेज दिया, यहाँ पे पोर्ट तक पहुंचाते पहुंचाते बहुत टाइम लगता था। और उसके साथ साथ जब 1905 में अर्थक्वेक हुआ तो उसने जो है वो हमारी चाय की जो इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आज तक भी नो डाउट करते तो है, लेकिन वो स्केल के ऊपर नहीं है जो बाकी जगहों के ऊपर जो है वो सक्सेस हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन कांगड़ा टी जो है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो जब हिमाचल की हम बात करते हैं तो ये प्राउड की बात है हम सब लोगों के लिए कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान की या मतलब दुनिया की बेस्ट टी में से एक जो है वो उगती है। दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन कि वो कितनी सेल होती है नहीं होती है, वो कमर्शियल एंगल है, जो क्वालिटी एंगल है वो यहाँ पे है। डन। तो एग्रीकल्चर बाकी तो ठीक है, क्या उगाओगे प्लेन एरियाज में, लोअर हिमाचल में क्या चावल उगा दिए, मक्की उगा दी, गेहूं उगा दी, तो ना मैंगो उगा दी। जैसे कांगड़ा जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैंगो, उसका आम सबसे ज्यादा यही होते हैं हिमाचल की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ। वैसे तो चलो और जगहें भी काफी हैं। सिट्रस फ्रूट्स के लिए खट्टे जो है ना हमारे संतरे संतरे नींबू वगैरह है, वो भी कांगड़ा में बहुत अच्छे हैं, कांगड़ा वैली में होते हैं। बेसिक सी चीजें, ऊपर तुम बोल दोगे कि एप्पल बहुत अच्छे होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कॉमन सेंस के ऊपर आधारित है, जहाँ पे बड़ी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, मारना है बस, थोड़ा विजुअलाइज करिए, एनालाइज करिए, रियलाइज करिए और ऑटोमेटिकली जो है वो आपको वो चीजें याद रह जाएगी। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो अगर हम रिसोर्सेज की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो रिसोर्सेज में क्या होगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पेड़ है, ठीक है, तो मेनली अगर वुडन इंडस्ट्री हम लोगों को देखने को मिल सकती है, या वुड एज ए रिसोर्स मिल सकता है, वुडन इंडस्ट्री या जो है वो फ्लरिश होती हुई देखने को मिल सकती है। कारपेटिंग हो सकती है क्योंकि भेड़े बूढ़े जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो सारी सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ साथ जो है वो अगर मैं स्पेसिफिकली रिसोर्सेज की बात करूंगा तो अब आप खुद देखो कि हिमाचल प्रदेश में जो लोअर एरियाज है वहाँ पे अब तो चलो सबने कोठे डालने शुरू कर दिए, मतलब फ्लैट वो रूफ डालने शुरू कर दिए, जो बाकी जगहों पे था। पुराने टाइम पे हम लोग स्लेटें लगाया करते थे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, स्लेट अगर जिस एरिया में स्लेट तभी लगती है अगर उस एरिया में निकलती हो। ऐसा तो है नहीं कि स्लेटें जो हम केरला से मंगवा रहे हैं कि तमिलनाडु से मंगवा रहे हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि तुमने घर कैसे बनाने हैं। तो पुराने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ज्योग्राफी को देख के जो वहां से मिला उससे ही घर बनाए, उसी से ही अपना सर्वाइवल किया। अब हम लोग जो है ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं चैलेंज करके अलग ही तरह के कोई यूरोपियन स्टाइल के घर बना रहे हैं, कोई अमेरिकन स्टाइल के घर बना रहे हैं, यहाँ के लिए थोड़ी ना बने हैं वो। तो इसका खामियाजा भी जल्दी भुगतना पड़ सकता है। और चलिए छोड़िए, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। तो यही कारण है। चलिए, अब तो वो हर जगह ही हुआ करता था कि जो पुराने स्टाइल से जो घर बना करते थे वो सर्दियों में गर्म हो जाते थे, गर्मियों में ठंडे हो जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे तो एसी और पंखे भी नहीं थे, क्लियर। तो चलिए, बारीक सी चीज़ें हैं, वापस आते हैं, ज़्यादा हम डिफरेंट नहीं करते हैं। तो हमें बेसिकली जब हम इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे तो हमें इन दो चार दायरों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली हमें इनके बारे में आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देख लो कौन क्या क्या क्या। चलो फिर फटाफट रिवाइज कर लो जो पढ़ाया मैंने। सबसे पहले एग्रीकल्चर में क्रॉप्स में क्या है, गेहूं है, चावल है, मेज है, ऑयल सीड्स है, शुगर केन है, पोटैटो है, टी है। पोटैटो उतना नहीं है लेकिन फिर भी मिलता है। और चाय की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। तो देखो मेनली क्या होता है, देखो कहानी क्या रहती है कि जैसे ना अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे ना,
तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हाई रहता है, मतलब वार्म होता है, तो वहां पे आपको क्रॉप्स में वैरायटी नहीं देखने को मिलती। लेकिन जब आप नॉर्थ में आते हो तो नॉर्थ में टेम्परेचर जो है वो हाई भी रहता है, लो भी रहता है, मतलब सर्दियां भी पड़ती हैं, गर्मी भी पड़ती है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स बहुत होता है। जैसे ये जो गेहूं है, ये ठंडे इलाकों की क्रॉप है, यानी कि तभी तो आप सर्दियों में गेहूं लगाते हो ना, पता है ना, अभी लगी हुई है आजकल, सर्दियों में लगाते हो, गर्मियों में तो नहीं लगाते हो ये तुम में से, क्योंकि टिक ही नहीं पाएगी, ठंडे इलाकों की क्रॉप है। चावल जो है ये गर्म इलाकों की क्रॉप है, क्लियर। तो चावल जो है वो आप लोग गर्मियों में लगाओगे, यानी कि जब मानसून वगैरह। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को इन बेसिक, चाय जो है वो बड़ी ज्यादा बरसाती एरिया में लगाओगे, तो बरसाती एरिया में अब टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट आपको पूरा लोअर हिमाचल का सेम देखने को मिलता है, जो पंजाब के क्षेत्रों से टच नहीं करते हैं एरियाज, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश हर जगह कॉमन नहीं होती है। तो यही कारण है चाय हर जगह नहीं लग पाती है, सिर्फ कांगड़ा में, पालमपुर में हम लोगों को देखने को। उसके साथ है नेक्स्ट है सॉइल टाइप कैसी है। सॉइल टाइप है सैंडी टू क्ले। सैंडी टू क्ले का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो पतली, मतलब जैसे 3 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं ना, सिल्ट होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है। सैंड जो है इसका मतलब कि सॉइल का पार्टिकल का साइज जो वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे मेनली हमें सैंडी को सॉइल जो है वो उसकी डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि सॉइल के पार्टिकल का साइज जो है ज्यादा बड़ा रहता है। इसके साथ साथ फ्रूट्स में जो खट्टे फ्रूट्स हैं सारे, इसके अलावा गुआवा, मैंगो, क्लियर, लिक्विड्स, ये पता नहीं क्या होता है, देख लेना यार इसको, पोमीग्रेनेट्स, पपाया, लाइम, ग्रेप्स, लेमन, गलगल, ये तो चलो सिट्रस फ्रूट्स के सारे एग्जांपल्स आगे। तो नीचे वाले एरिया में तुम देखोगे तो नींबू तो तुम्हें वैसे देखने को मिल जाए, क्लियर। मैंगोज का कांगड़ा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बी फार्मिंग जो है वो नगरोटा में सरकार ने जो है वो 1936 में बी फार्म खोला, तब तो बहुत खुल चुके हैं, लेकिन सबसे पहले कांगड़ा में हम लोगों को 1936 में देखने को मिलता है, नगरोटा के अंदर। याद रख लो, ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चन बड़े पूछते हैं, इस बार पूछ लिया संसार चंद कब मरा, और उसमें भी 1 साल का गैप डाला कि मान लो 1824 में मरा तो 1825 ऑप्शन में था, तो फिर इतना डिटेल में नहीं याद रहता, तो ईयर को थोड़ा सा स्पेसिफिक फोकस करो। इसके अलावा जो है वो इनके द्वारा एक मिल्क सप्लाई स्कीम जो है उसको शुरू किया गया था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1973 के अंदर, क्लियर। तो ये थोड़ा, क्योंकि देखिए जब हम ना एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को अलग करते हैं। नो डाउट हिमाचल में हॉर्टिकल्चर की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर की ही एक टाइप है, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर की ही एक टाइप है या एक कैटेगरी है, डन। तो उसी तरीके से जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, ये भी एक तरीके से आपका एग्रीकल्चर का हिस्सा रहता है, इसलिए हम इसको एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो कवर कर रहे हैं। सरकारें जब पॉलिसी बनाती है तो उनको सब कैटेगराइज कर देती है, तो हमें लगता है कि अलग अलग है, लेकिन ये सारा एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है। 1981 में सेंसस में एग्रीकल्चर को जब डिफाइन किया गया तो इन सारे एरियाज को एग्रीकल्चर का हिस्सा माना गया, क्लियर। तो एग्रीकल्चर का पहला एस्पेक्ट समझ आया। अगला टी प्लांटेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ध्यान रखो 1849 एडी में जो है इसके आसपास जो है वो यहाँ पे चाय की खेती की शुरुआत हुई, जहां पे डॉक्टर जेमसन ने विजिट किया था। तो नाम इनका जो पता होना चाहिए, ग्रीन और ब्लैक टी दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, क्लियर। जो टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो बैजनाथ के पास बीड़ करके एक जगह है, आपको पता है, ये बीड़ बिलिंग सुना होगा आप सब लोगों ने, जहाँ पे मिनी वर्ल्ड कप भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ टी प्लांटेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन हुई है, वो कहाँ पे है, वो आपकी है पालमपुर में। तो कांगड़ा की चाय से रिलेटेड इन 2-3 फैक्ट्स को आप लोग याद कर लीजिए। अगला चलते हैं, इंडस्ट्रीज। तो धूप बनाने की जो फैक्ट्री है वो ज्वालामुखी में ऑब्वियस बात है देखने को मिलेगी, जहाँ पे मंदिर बहुत है, कांगड़ा और ज्वालामुखी में आपको धूप बनाने की फैक्ट्री मिलती है। जो लैक इंडस्ट्री है, क्लियर, नूरपुर और देहरापुर में जो है वो आपको देखने को मिलती है। शॉल नूरपुर में बहुत बनती है। गुड़मास और नामदास, ये याद रखो, ये गुड़मास और नामदास जो है वो कारपेट की टाइप्स हैं, ये पालमपुर में बनती हैं। उसके साथ साथ जो स्लेट इंडस्ट्री है वो आपको धर्मकोट, भागसू, जिया, कांगड़ा, नरवाना, चचोना, द्योल और कंधारी में देखने को मिलती है। तो हो सकता है आप में से किसी का कोई गाँव भी हो, कोई कहीं भी ना। यहाँ तो मैं गया हूँ, ये वाला एरिया द्योल में, तो ठीक है। जो कांगड़ा के होंगे उनको पता ही होगा, आगे जाके बैजनाथ के ऊपर काफी सुंदर गांव है। तो चलिए वापस आइए, तो 2-3 नाम थोड़ा सा आइडिया ले लो। अगेन बहुत ज्यादा पर्सनली ये सवाल प्रीलिम्स में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं कि आपको देखने को मिलेगा, शायद ही देखने को मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट के से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। गलती से अगर पूछ ले तो आप एटलीस्ट कुछ तो आंसर कर लो वहां पे, कि रेदर देन तुम सोचो यार ये पता नहीं क्या हो गया, तो एटलीस्ट तुम वहां पे माइंड अप्लाई करो। निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो कोई टेंशन नहीं।
इन जगहों को जब एक बार नजर मार लेना, बहुत ज्यादा इस पे फोकस मत करना, स्पेशली ये जो इंडस्ट्री वाला सेक्शन है ना, इसको बहुत ज्यादा फोकस मत करना, कितने नाम है तो सबको याद करना शुरू कर। क्लियर? तो ये समझ आ गई सारी की सारी कहानी। डन। चलिए, लास्ट हमारा है कांगड़ा की ज्योग्राफी। तो कांगड़ा की ज्योग्राफी को समझने से पहले पहले कांगड़ा का मैप देख लो, जो आप सब लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। तो इसी तरीके से आप, अब ये रिचुअल शुरू हो रहा है, जब हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी करेंगे ना, तब आई होप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी। जो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है वो विनय सर करवाएंगे, जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं वो मैं ही करवाऊंगा। क्लियर? क्योंकि जो हिमाचल से है उनको ज़्यादा पता लगता है कि किस जगह में क्या रहना है। कभी कभी मैं भी शब्दों को मिसप्रोनाउंस कर देता हूँ, तो जहाँ पे मिसप्रोनाउंस होगा तो आई होप आप लोग जो है वो करेक्ट करोगे, क्योंकि हर क्षेत्र में जगह को इंग्लिश में डिफरेंट लिखा जाता है। तो जहाँ पे अगर हम मैं गए हैं या पता है उसको, तो हम वही प्रोनाउंस करेंगे जो है। लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाती है कि नहीं कोई जगह देखी हुई है तो वही जो समझ आया वो प्रोनाउंस कर दिया। तो अब में से तो हर है ना, क्योंकि हमारे साथ तो हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं। नॉर्मली जब भी हमारे सेशन होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा बैच होता है जिसमें 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स कवर नहीं होती। क्लियर? नॉर्मली 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति। और वहाँ पे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करूँगा, कि उनको थोड़ा सा प्रिंटिंग के लिए जो है वो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। क्लियर? तो थोड़ा कभी नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है, कि जैसे एक लड़का था वर्षद, वो पेपर भेजता था, तो वो पेपर सेंड करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस पे आता था, फिर पेपर भेजता था, फिर वो वेट करता था कि सर इवेलुएट कर दो, मैंने घर वापस भी जाना है। तो अगेन इस तरह की जोग्राफिकल टेरेन्स कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। अब हिमाचल में उतना ज़्यादा इशू नहीं रहा है जितना शायद आज से 5 7 7 8 साल पहले हुआ करता था। आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने लाइफ तो आसान तो कर दी है, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल जो है उसकी ज्योग्राफी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा धौलाधार है, हाथीधार है, सिकंदरधार है, वो कहाँ पे है। रेदर देन एक बार हम पूरी बॉम्बार्डमेंट करते हैं कि सारी ये याद करो, ये सतधार, कहलूर, बिलासपुर की 7 धारें और छोटी छोटी रेंजेस, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेटर है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा समझते रहें। ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहेगा जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ओवरऑल समझ हमें ज्यादा आएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक एलिमेंट डालने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने के लिए भी हम लोग जो है ज्योग्राफी को थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप बस ऑब्जर्व करिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कांगड़ा का मैप देखने को मिल रहा है। तो कांगड़ा का जो मैप है, क्लियर, ये देखो। तो यहाँ से मैप को एक फायदा होता है कि रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती। बाउंड्री का पता चल गया, चंबा आ गया, लाहौल एंड स्पीति आ गया, कुल्लू आ गया। अब कुल्लू और जो कांगड़ा है उसको धौलाधार रेंज जो है वो आपकी सेपरेट करती है। उसके बाद मंडी आ गया, हमीरपुर आ गया, ऊना आ गया, और उसके साथ जो वो स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो कौन आ गई आपकी, पंजाब आ गई। तो यहाँ पे पूरा कांगड़ा का जो ये वाला स्पेसिफिक एरिया है, ये पूरे का पूरा जो वो आपका पंजाब डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो सबसे पहले हमें ऑब्वियस ही बात है, जो एक डिस्ट्रिक्ट दूसरी को जो है वो अलग करेगी, वो किसी न किसी हिल रेंज से जो है, या जो पहाड़ी क्षेत्र है उससे अलग करेगी। डन। तो यहाँ पे थोड़े से 2 3 फैक्ट्स जो है वो उसको याद करने से पहले, सबसे पहले आप लोग ये याद रख लीजिए कि कांगड़ा का जो पूरा एरिया है, ये एक बार सवाल आ चुका है, तो आप इनको लाइटली मत लीजिए कि सर ये कौन पूछ लेगा। हिमाचल का तो हमें पता ही है कि कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, डिस्ट्रिक्ट का कौन याद करता रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया है, आई थिंक 5 6 साल पहले आया था। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पूरा 50 55 क्वेश्चन का सेट जो आज के लेक्चर के साथ अटैच किया गया है, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर? तो वहां से भी आपको आइडिया लगेगा, और आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आपने कैसे किस सवाल को अप्रोच करना है। तो टोटल एरिया कांगड़ा का कितना है, 5739 स्क्वायर किलोमीटर। कांगड़ा का हेडक्वार्टर है धर्मशाला में। ऑल्टीट्यूड है 1557 मीटर। ओवरऑल एवरेज हाइट कितनी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? पहाड़ी बोली जाती है, जिसको हम लोग जो है वो कांगड़ी भी बोलते हैं ना, कांगड़ी है, मंडियाली है ना। हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा। अगर मैं बात करूंगा कांगड़ा, ये सब लोगों को पता है आपको कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ी पंचायत पॉपुलेशन वाइज जो है वो कांगड़ा के अंदर ही है, हार पंचायत है। क्लियर? इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो टोटल जितनी पॉपुलेशन है, या जो एरिया वाइज अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज हमारी कौन सी है, लाहौल एंड स्पीति है। तो चौथे नंबर पे कांगड़ा है, कि कांगड़ा टोटल हिमाचल प्रदेश का 10.31% एरिया ऑक्यूपाई करती है। तो देखो एक बार पढ़ लो, आपको याद रहेगा। 12 ही डिस्ट्रिक्ट है, कोई बड़ा भारी मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए याद करना। बाकी एक हम पॉपुलेशन सेंसस करेंगे लास्ट में, एंड में जब ज्योग्राफी करेंगे तो वहां पे पॉपुलेशन सेंसस, क्योंकि ज्योग्राफी का ही हिस्सा माना जाता है पॉपुलेशन भी आपका। तो वहां पे हम लोग जो है और डिटेल में देखेंगे कि हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां पे चीजों को कवर किया जाएगा। तो इसके साथ साथ रेंजेस
जो धौलाधार रेंजेस हैं वो कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाती हैं। हाथीधार जो धौलाधार की ही एक्सटेंशन है वो चंबा और कांगड़ा के बीच में बाउंड्री बनाती है। जो पपरोला रेंजेस हैं वो बीर बंगाल को कांगड़ा वैली से सेपरेट करती हैं, और यही जो है वो आगे पपरोला जब मंडी में घुसती हैं तो उनको जो वो सिकंदर धार के नाम से जाना जाता है। तो आसान भाषा में सिकंदर धार मंडी और कांगड़ा के बीच या कांगड़ा के साथ टच होती हुई धारें होंगी। धौलाधार कुल्लू और जो आपका कांगड़ा है उससे टच होती हुई धारें होंगी। और वैसे मेनली जो धौलाधार है वो ज्यादा फेमस है आपकी चंबा और कांगड़ा वाले एरिया में, यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को धौलाधार की देखने को मिलती है। बाकी धौलाधार जो है वो पीर पंजाल से अल्टीमेटली अटैच होती है। जो हाथीधार है ये भी धौलाधार से ही अटैच है, यानी कि ऐसा लगता है कि धौलाधार से ही निकली हुई है या धौलाधार के अंदर ही ये मर्ज हुई है। तो ये 2-3 धाराओं का नाम जो है वो आप लोग याद रखना। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपने और ज्यादा कोई फैक्ट्स जो है वो कवर नहीं करने हैं, इतना जो है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। बाकी ज्योग्राफिकल फीचर दो जो मेन नदियों झरनों के ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं तो उसके ऊपर हम स्पेशल एक लेक्चर रखेंगे क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। कांगड़ा की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो ब्यास नदी है, जो मैक्सिमम जो कांगड़ा है उसको जहाँ से उसका कैचमेंट एरिया जो है वो गुजरता है। तो हर एक नदी को जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ नदियां हमने जैसे करेरी है, न्यूगढ़ है, याद ही होगा आपको बाणगंगा है, वो तो हमने इतिहास पढ़ते हुए भी देख ली। तो जब हम ज्योग्राफी में नदियों को फिर से देखेंगे तो हमारे लिए और आसान होगा। तो यही इंटरलिंकेज है, जब एक फैक्ट अलग अलग जगह आता है तो हमारे लिए उसको रिकॉल करना, उसको याद करना आसान हो जाता है। तो यही कारण है, जर्नी कंप्लीट करो, उसके बाद इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहो, बहुत आसान होगा। हिमाचल जी के आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। तो वापस आओ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल है, तो आसान सवाल है, Which of the following restore the territory of Kutlahar princely state which had been seized by Raja Sansar Chand of Kangra 2017 NHP नायब तहसीलदार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। खुद सोचो जरा, 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के पास है, किसने जो है वो कुटलहर जो संसार चंद ने अपने कंट्रोल में ले लिया था उस प्रिंसली स्टेट को रीस्टोर कर दिया। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर आप जो है वो दिमाग लगाओगे, मान लो आपको आंसर पता भी हो सकता है, पता हो आप में से काफी लोग, जैसे हो सकता है काफी लोगों को जो है वो इसका आंसर पता ही ना हो। नहीं पता है तो देखो, एलिमिनेशन यानी कि जो कहानी हमने कांगड़ा की पढ़ी, कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे डाले हुए हैं जिनको आपको देख के लगेगा कि यार ये तो आता ही नहीं है मेरे को, लेकिन जब आप उनको सोचोगे, थोड़ा थॉट दोगे तो आप उनको कर लोगे। और हिमाचल में 7-8 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं। तभी मैं कहता हूँ बार बार पढ़ो ताकि चीजों को रिकॉल कर सको, क्योंकि रिकॉल करके चीजों को इंटरलिंक करो। अब आप खुद सोचो, पहली बात, कुटलहर हम सब लोगों को पता है किसका हिस्सा था, कांगड़ा का हिस्सा हमने कंसीडर किया था, हमें पता है। इसके साथ साथ कांगड़ा में जब घमंडचंद राजा था या संसार चंद राजा, तो उसने सारे नियर बाई एरियाज को जो है वो कैप्चर कर लिया। अब संसार चंद जो है वो ऑब्वियस ही बात है, संसार चंद से कोई टेरिटरी को लेके वापिस तब करेगा जो संसार चंद को हराएगा। अब पहला ऑप्शन है सिख। अब सिखों का तो कभी भी संसार चंद के साथ कांगड़ा वाले एरिया के लिए तो कभी लड़ाई नहीं हुई। संसार चंद ने खुद कहा कि भाई मैं आपको जो है वो टेरिटरीज दे दूंगा और इसके बदले आप मेरी हेल्प कर दो गुरखाओं के खिलाफ। जो गुरखा थे उन्होंने, या जो सिख थे उन्होंने जो वो हैप्पीली हेल्प कर दिया, और जो डिसाइडेड था कांगड़ा का किला जो है वो संसार चंद ने दे दिया। तो पहला सिखों के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो टेरिटरी जो है वो रिस्टोर करेंगे किसी भी कुटलहर के प्रिंस को, क्योंकि उन्होंने तो मांगी थी संसार चंद से। दूसरा ऑप्शन है गोरखा। अब गोरखाओं के साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा कि गोरखाओं ने जब अटैक किया किस किस के साथ मिलके, कुटलहर वालों के साथ मिलके, चंबा वालों के साथ मिलके, तो गोरखा जो है वो जैसे मंडी के राजा को, ईश्वरी सेन को आजाद करवाया, उसकी गद्दी जो उसको वापस करते। तो गोरखाओं ने जो है वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने संसार चंद को हराया, और जो किसी को हराएगा ऑब्वियस बात है वही लिबरेट करेगा बाकी प्रिंसली स्टेट्स को। तो ये हमारा जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है। शायद ये ऑप्शन सही है हमारा, शायद, लेकिन अभी तक हमने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े हैं। ब्रिटिश, सवाल ही नहीं पैदा होता है ब्रिटिश जो वो किसी की भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश तो वैसे ही गेम में संसार चंद के बाद आए हैं 1848, तब तक तो संसार चंद मर चुका है। मुगल तो इतने कमजोर थे कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो ऑब्वियस बात है आंसर कौन सा बचा तुम्हारा, गोरखा। तो ये है कि अगर तुम एप्लीकेशन जो अपना नॉलेज है उसको अप्लाई करोगे तो किसी भी तरह का प्रश्न जो है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो क्या आंसर बना, इजी। तो जानबूझ के उन 56 सवालों को 55 को मैं डाल सकता था। उनमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो उनका आंसर आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि वो कहीं पे भी किसी भी बुक में हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करना जो एक टेक्निक होती है। 2-3 और क्वेश्चन भी मैं आपको इस तरह के ट्रिकी करवाऊंगा, कुछ आसान है, लेकिन ये सवाल जानबूझ के डाले गए हैं क्योंकि आप लोग सोचिए यार ये कैसे कर रहे हैं इसको। तो आप लोगों को जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको नहीं भी पता है चीजों के बारे में। तो पहला सवाल समझ आया। दूसरा,
विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ड दी तारागढ़ फोर्ट? ये तो आसान है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या आंसर है इसका? बी, दैट इज योर जगत सिंह। 2018 नायब तहसीलदार में पूछा गया है। क्लियर? नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर गॉट ए मॉस्क बिल्ड इनसाइड दी कांगड़ा फोर्ट? एचपी नायब तहसीलदार 2018। देखो कैसे एलिमिनेट होते हैं। अगेन वैसे तो डिस्कस किया है हमने इसको लास्ट लेक्चर, एक दो लेक्चर पहले मैंने बताया था आपको कि कौन आया था अंदर और उसने फिर मॉस्क बनाई थी। हुमायूं का कोई लेना देना ही नहीं था, तो हुमायूं तो वैसे ऑप्शन से बाहर निकल गया। औरंगजेब का भी कोई लिंक नहीं था, औरंगजेब सारा डेक्कन के ऊपर फोकस कर रहा था। तभी कहानियां सुनाता हूं मैं ताकि आप लिंकेज एस्टेब्लिश कर सको। दो ही ऑप्शन हमारे पास है, अकबर और जहांगीर। अकबर कभी जीत नहीं पाया, सिर्फ जहांगीर ने जीता अकेला। तो जो जीतेगा वही मस्जिद बनाएगा आगे, ऐसे थोड़ा बनाते फिरेंगे। जो जीता ही नहीं है उसके बोलने पर थोड़ा मस्जिद बनेगी। क्लियर? तो जहांगीर के द्वारा जो वो मॉस्क बनाई गई है, तो आंसर आपका क्या आ गया? सी। तो तभी ये स्पेसिफिक जो सेशन है ये इसलिए है ताकि आप कॉन्फिडेंस में भी आओ और आप जो टेक्ट है उसको सीखो। बिना टेक्टफुलनेस के पेपर को, प्ली को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो टेक्ट आपके अंदर होना चाहिए। अगला सवाल, विच यूरोपियन ट्रेवलर ट्रेवल्ड फ्रॉम नाहन टू जम्मू बाय नूरपुर अराउंड 1783 एडी? नायब तहसीलदार का सवाल है, ये हमने डिस्कस ही नहीं किया है, हमने नहीं डिस्कस किया इसको। मान लिया इस चीज को, बताओ जरा आप में से कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं? जो कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने ढंग से पढ़ी हुई है। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई कैच हम लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोगों ने यूरोपियन ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ा कि कांगड़ा में कौन कौन से यूरोपियन ट्रेवलर्स आए। तब मैंने आपको एक स्पेशल हिंट दिया था, मैंने कहा था ईयर जो है वो सबका ध्यान रख लेना कि कौन किस साल आया। तो अगर आपको ईयर पता है तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि कोई जो है वो कांगड़ा वाले क्षेत्रों से होता हुआ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ जो वो गुजरता है। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से गुजरा उनके बारे में तो हमें वैसे ही पता है। ये देखो, ये लो, देख गया। और दो हमने देखे थे जो कांगड़ा से नहीं गुजरे, कांगड़ा के आसपास से गुजरे, वो फॉस्टर और मूरक्राफ्ट थे। और सबसे बड़ी बात है, चलो ये नहीं भी याद है लेकिन अगर ईयर याद है ना तो लो 1783। क्या सवाल है? 1783 एडी में कौन आया? अब सारे इकट्ठे तो आए नहीं, हर एक अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट ईयर है। और ऑप्शन में से जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, तो आंसर आपका क्या जाएगा? फ्रॉस्टर या फॉस्टर या फॉस्टर। आंसर इज बी। तो ऐसे उठाना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे ये तो सीधा सवाल था, क्योंकि यहां से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते थे कि यार नूरपुर का नाम लिखा और सबसे बड़ी रियासत तो कांगड़ा थी, कांगड़ा क्यों नहीं लिखा? तो कहीं उन दोनों में से तो नहीं है? मूरक्राफ्ट और जो आपके सॉरी हाँ, जो आपके क्या नाम है इनका, फॉस्टर्स हैं, ये तो नहीं है कहीं? मूरक्राफ्ट का ना रीजन ये भी है, मूरक्राफ्ट ना वैसे कांगड़ा में तो आया, संसार चंद से भी मिला। जो संसार चंद का छोटा भाई था फतेह चंद, उसको वो बहुत बीमार था, उसको मूरक्राफ्ट ने ही ठीक किया था। जब वो ठीक किया हुआ तो फतेह चंद ने जो वो मूरक्राफ्ट के साथ अपनी पगड़ियां भी एक्सचेंज की। लेकिन ये सारी घटनाएं कांगड़ा किले के बाहर हुई थी, क्योंकि कांगड़ा किला किसी के पास नहीं था उस स्पेसिफिक टाइम में, जो मुगलों के पास था या बाद में जो वो सिखों के पास था। क्लियर? तो फॉस्टर जो है इट इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1783 एडी हमें पता है। यहां से हम इस आंसर को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हिमाचल के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आप तभी बार बार रिवाइज करो, हर एक फैक्ट को अगर आप लोकेट कर लोगे आपके लिए बहुत आसान रहेगा। नेक्स्ट है, ये तो सीधा सवाल है, ये हमने किया भी था डिस्कस। कांगड़ा के बारे में जीसी बांस की एक स्टेटमेंट है, एचएस 2020 का सवाल है। आंसर इज ए, दैट इज कांगड़ा। तो जीसी बांस ने ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी हुई है। नेक्स्ट, ये देखो यार 2020 यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस साल हुआ 2021 में हुआ, उसका ये सवाल है। नॉर्मली जो 2020 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो 21 में हुआ। जैसे जो 21 का प्रीलिम्स है वो अगले साल 22 में होगा। हिमाचल में इस तरह की सीक्वेंस चलती है। ये सवाल है, इसको पढ़ो शाबाश। अब बताओ जरा कितने लोग इसको कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें सारे फैक्ट हो सकते हैं आपको ना पता हो, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो हम नॉर्मली रीड करते हैं और वहीं से ही हमारा आंसर निकलता है। जल्दी से पढ़ो जरा। क्या ऑप्शन है पहला? सुल्तान महमूद गजनबी अटैक्ड नगरकोट 141009 AD इन 1339। ईयर हमेशा लोकेट करना है। इन 1339 द नगरकोट एक्सपीडिशन वाज लेड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक। पहली लाइन तो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो देखा था हमने कि महमूद गजनबी ने जब जगदीश चंद राजा था तब कौन से ईयर में अटैक किया था? 1008 में लड़ाई लड़ी थी और अगले साल जो यहाँ पे आया था। तो पहला फैक्ट तो सर्टेन है, यानी कि हमें पता है। दूसरा, हमें लग रहा है यार हमने कभी नहीं पढ़ा। इन 1348 पूर्व चंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट।
तो पहली बात है, पूर्व चंद जो राजा था वो हमने 1170 देखा, जब उसने जो है वो जसमान, पूर्व और परव दो भाई हुआ करते थे, 1170 की बात है। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक फैक्ट जो है वो हम सर्टेन है कि दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। तीसरा, आफ्टर अमीर तिमूर's टर्न हरिचंद असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405। तो हम ये, अब बच्चे ने किसी ने पूछा भी था, तो हरिचंद जो है वो 1405 में ही जो है वो अगला राजा बना था, तो ये भी सर्टेन फैक्ट है। तो पहली बात है कि आप पहले, अब आप तीसरे में श्योर हो कि तीसरा गलत है, तो देखो कैसे निकला। तीसरा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। क्लियर? और पहला और चौथा जो मेरे को श्योर है कि दोनों के दोनों जो जिनके लिए मैं श्योर हूं, वो मेरे को कहां देखने को मिल रहे हैं, वो मेरे को डी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं कि सेकंड ऑप्शन सही है या गलत है। तो यहां पे देखो, ये हमने एक लाइन डिस्कस की थी, ये देखो, ये मैंने जो हमारी पीपीटी है उसमें से पिक की हुई है। तो जहां मैंने बताया था कि पृथ्वी चंद के टाइम पे कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक आया था, श्योरिटी किसी को नहीं है, तो बलोखरा में लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1337 में जो वो कैप्चर किया गया था। तो यहाँ पे 1339 है, तो ये सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे ईयर जो है वो आप लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मान लो कि सेकंड ऑप्शन से ही श्योर होते, बाकी आपको कुछ नहीं पता था, और सेकंड ऑप्शन में देखते यार नहीं यार बलोखरा में तो 1337 लिखा है, ये स्टेटमेंट हुई गलत, तो दूसरा जिसमें आ रहा है वो सब गलत, दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में नहीं आ रहा है, दैट इज डी। तो डी इज द राइट आंसर। समझ आई कहानी की नहीं आई? ठीक है, तो तभी जो यहां समझिए कि ये बिल्कुल वेग इंफॉर्मेशन थी, एक इस राजा के बेचारे की एक ही खासियत थी, वही हमारा आंसर को जो है वो जस्टिफाई करेगा। तो ये एचएस का सवाल है, ये चेंजिंग ट्रेंड है। तो एलाइड और एंटी वाले जो बच्चे हैं वो भी ध्यान से पढ़ लो, हो सकता है आप में भी ऐसे देखने को मिले। एलाइड में हमने इस तरह के सवाल देखने शुरू कर दिए हैं पिछले साल से, तैयार रहो। लेकिन साथ में ध्यान रखो, जहां कॉमन सेंस अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, इवन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको रिलेटेड होगी, लिंक्ड होगी, तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अगर आपको पता होगा कि तैमूर के साथ ही हरिचंद जो है, या तैमूर के आसपास ही हरिचंद बना था, तो शायद आप सही गैस कर पाओगे। ईयर जो है वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि इस बार कांगड़ा के दो, संसार चंद के जो डेथ ईयर है उसके बारे में पूछा गया, हरिचंद जब राजा बना तब भी पूछा गया। 1415 में जो उसने गुलेर बनाया, लेकिन राजा तो पहले बना था। क्लियर? तो यहां तक कहानी समझ आ रहा है? डन। तो ये कोई मिस नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा। चलिए, Who was the first European to draw attention to history of जलंधर एंड त्रिगार्ता? तो जलंधर और त्रिगार्ता के बारे में हमने पढ़ा है कि कोई बता रहा था कि भाई पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो पद्म पुराण कौन बताता था तुम्हारा? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आंसर इज बी। क्लियर? इसके अलावा किसी ने भी नहीं बोला हुआ है कि जलंधर था। जलंधर राक्षस की कहानी हमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने सुनाई है। तो आंसर इज बी। एचएस 2016 में ये सवाल पूछा गया है, सीधा सवाल है। अगला है, द टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू टू कजन विजय सिंह एंड राम सिंह ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? तो बेसिकली ये सिब्बा का हुआ था, एचएस 2015। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को तो कभी भी कहीं भी नहीं मिली, तो इसको थोड़ा याद रख लेना, अगर कल को ये सवाल रिपीट हो गया तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ एपिग्राफिकल रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पथियार एंड कनिहार? तो आपको पता ही है, मेनली जो पहली भाषा है वो ब्रह्मी है, और कुछ जगहों के ऊपर जो है हम लोगों को खारोष्टी, मतलब ब्रह्मी के साथ थोड़ी सी खारोष्टी लिखी है। मेनली ब्रह्मी में लिखा था, उसके ऊपर खारोष्टी यूज की गई है, तो आंसर इज सी। तो मेनली ये बड़ी बार सवाल है, बहुत 3 बार आ चुका है पिछले 10 सालों में सवाल। क्लियर? नेक्स्ट, राजा ऑफ विच स्टेट वाज ट्रीटेड बाय वाइफ ऑफ दारो शेख एज हर सन? 2013 एचएस में आया हुआ, बड़े पहले आया था। अब देखो यार, इसमें थोड़ा सा तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नूरपुर का राजा था जगत सिंह, उसके जो है वो दारो शेख के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। इवन ये दोनों जो है वो कंधार की लड़ाई लड़ने साथ में गए थे, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा। ये बड़ा दूर का रेफरेंस है, लेकिन जो जगत सिंह का बेटा हुआ करता था राजरूप सिंह, उसको जो है वो दारो शेख की जो बेसिकली यहाँ पे वाइफ जो है, अगर यहाँ पे वाइफ की रेफरेंस है, वैसे कई जगहों पे मदर भी लिखा हुआ है, तो जो दारो शेख की वाइफ या मदर है, उसने जो है वो अपना फॉस्टर्स, मतलब उसको जो है वो अपना बच्चा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोद लिया हुआ बच्चा जो है वो डिक्लेयर किया हुआ था। बेसिकली आंसर जो है वो आपका नूरपुर है, सी है, क्योंकि इस टाइम पे इनके साथ इनके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। लेकिन यदि थोड़ी सी दूर की रेफरेंस है, कुछ मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन मैंने आपके नोट के अंदर इंटीग्रेट की है, आप उसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया, विचित्र नाटक इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ नदौन विच इज कंसीडर्ड टू बी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो अब देखो यार, यहाँ पे जो है वो विचित्र नाटक एक नॉर्मल हमारा हिस्ट्री का नॉलेज वाला सवाल है,
तो विचित्र नाटक जो है वो ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह जी की। क्लियर? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कुछ सवाल मैंने ऐसे भी पिक किए हैं जो लेक्चर में डायरेक्टली कवर नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे विचित्र नाटक है ये बड़ा एक बेसिक और बड़ा एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मली लोगों को पता होती है। जब हम लोग नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे विचित्र नाटक की रेफरेंस जो वो काफ़ी आती है, तो वहाँ से भी हम इस तरह के प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगेन थोड़ा सा डिफरेंट सवाल कुछ लोगों के लिए ये जरूर हो सकता है। तो ये कुछ सवाल थे जो प्रीवियस ईयर्स में हमें अलाइड में, एनटी में या एचएस में देखने को मिले थे। ये आपका अलाइड सर्विसेज का HPSAS जहाँ पे लिखा हुआ है तो सबऑर्डिनेट एंड अलाइड सर्विसेज के पेपर्स हैं। तो ये वो क्वेश्चंस है, तो इनको जो है वो आप लोग एक बार देखिएगा। और बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो सारे जो हैं वो आपके इसी हैंडआउट में दिए गए हैं। कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो लेक्चर के अंदर नहीं कवर हुई थी, 2-4 और बुक्स जो मैंने पढ़ी उनमें से जो मेरे को डाटा मिला वो मैंने वहाँ पे डाल दिया है। तो उस मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप जरूर गो थ्रू करिएगा, हो सकता है वहाँ से भी कोई ना कोई प्रश्न जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। तो देखो यार, ये लेक्चर जो है वो वैसे कंटेंट वाइज शायद आप लोगों को बहुत रेलिवेंट नहीं लगेगा, लेकिन ये वो लेक्चर है जो आपको एक रास्ता देता है, जो आपको बताता है कि आपने एग्जाम में किस तरीके से जो अपनी अप्रोच करनी है। क्लियर? तो चलिए अब मंडे से यानी कि 2 दिन के बाद, 2 दिन का ब्रेक है, पूरा रिवाइज करिए जितना पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है वो हम लोग शुरू करेंगे चंबा के जो हमारी अगली डिस्ट्रिक्ट है वो रहेगी चंबा। फिर हम लोग करेंगे डिस्कस चंबा के बाद बिलासपुर, शिमला, फिर जो कुल्लू